जो यशोधर पंत थे उनके स्टाफ ने उनसे उनके सिल्वर वेडिंग की पार्टी मांगी, ठीक है। उन्होंने 10 का नोट उनको थमा दिया। अब 10 के नोट में क्या था, चड्डा ने कहा कि इसमें तो मतलब सबके जो है वो अच्छे से खाना मतलब नहीं आ पाएगा, जो भी उनको पार्टी में खाना था, ये हमने पढ़ा था। तो उन्होंने फिर क्या किया, चड्डा के जोर देने पर, जब चड्डा ने जोर दिया भाई 10 के नोट से कुछ नहीं होगा, कम से कम आप दो 10-10 के नोट और दो, तब जाके हमारा मतलब चुग्गा भर हमको खाने को मिले। तो बड़े बाबू ने क्या किया, 10-10 के नोट दो और दे दिए। लेकिन सारे सेक्शन के इसरार करने पर भी, सारे सेक्शन के उनको बार बार रोकने पर भी, ठीक है ना, वो अपनी सिल्वर वेडिंग की इस दावत के लिए रुके नहीं, वो अपने इस दावत के लिए रुके नहीं, ठीक है। जो मतलब उनका स्टाफ कर रहा था पार्टी, उसके लिए नहीं रुके। मातहत लोगों से चलते चलाते, मातहत लोगों से मतलब जो लोग उनके नीचे थे, ठीक है, उनसे चलते चलाते चलते चलते थोड़ा हंसी मजाक कर लेना किशनदा की परंपरा में है। उनके साथ बैठकर चाय पानी और गप गपाष्टक में वक्त बर्बाद करना उस परंपरा के विरुद्ध है। किशनदा के बारे में हमने पढ़ा था, तो किशनदा कौन थे, कोई बता सकता है? बता सकता है क्या कोई, कौन था किशनदा? बताया था मैंने जब मैंने पढ़ाया था। नहीं, किसी को याद नहीं है क्या? लेखक को है ना अपॉर्चुनिटी दिया था रहने की, खाने की, और नौकरी भी दिलाया। नौकरी दिलवाए थे, और उनसे पहले किशन की यशोधर पंत की जगह पर वही थे, वही यहाँ के अधिकारी थे, ठीक है ना। और किशनदा उनके आदर्श थे, यशोधर के आदर्श थे वो, ठीक है। वो जो जो बातें करते थे वही उन्होंने क्या किया, उन्हीं बातों को अपने जीवन में अपनाया। तो जब मतलब स्टाफ को जब छूटना होता है 5-5:30 बजे, जब उनकी छुट्टी होती है, तो किशनदा की परंपरा में क्या था, चलते चलते स्टाफ के साथ मजाक करना, ठीक है। तो वो यशोधर भी करते थे, लेकिन चलते चलते गप गपाष्टक करना, ठीक है, गप्पे मारना, फालतू बातें करना, ये किशनदा की परंपरा में नहीं था, वो ऐसा नहीं करते थे। इसलिए यशोधर बाबू भी वहां पर नहीं रुके, ठीक है। इधर यशोधर बाबू ने दफ्तर से लौटते हुए रोज बिरला मंदिर जाने और उसके उद्यान में बैठकर कोई प्रवचन सुनने अथवा स्वयं ही प्रभु का ध्यान लगाने की नई रीत अपनाई है। यशोधर बाबू ने क्या किया कि जब भी वो दफ्तर से लौटते थे, वापस घर जाते थे, जाने से पहले क्या करते, पहले वो बिरला मंदिर जाते, बिरला मंदिर का जो बगीचा होता वहां पर कोई प्रवचन सुनते, ठीक है। और या फिर स्वयं ही यदि प्रवचन भी नहीं होते थे तो वहां पर वो क्या करते थे, खुद ही अपने आप ही भगवान में ध्यान लगाते थे। ये इन्होंने नई रीत अपनी तरफ से चलाई थी, ठीक है। 1 मिनट। यह बात उनके पत्नी बच्चों को बहुत अखरती है, ठीक है। कौन सी बात, कि वो मंदिर जाते हैं, ध्यान लगाते हैं या प्रवचन सुनते हैं, ये बात उनकी पत्नी को भी और उनके बच्चों को भी बहुत अखरती है। वो कहते हैं, बब्बा आप कोई बूढ़े थोड़ी हैं जो रोज रोज मंदिर जाएं, इतने ज्यादा व्रत करें, ऐसा कहते हैं वे। जो नई पीढ़ी के बच्चे क्या करते हैं, उनके अनुसार क्या होता है कि जो बूढ़े लोग होते हैं वो ही मंदिर जाते हैं, वो ही व्रत करते हैं, ठीक है। तो वो उनको रोकते थे और यशोधर बाबू इस आलोचना को अनसुना कर देते थे। सिद्धांत के धनी की किशनदा के अनुसार यही निशानी है। जो अपने सिद्धांतों का पालन करने वाले होते हैं उनके धनी होते हैं, अपनी बात पर कायम रहने वाले होते हैं, ठीक है ना। तो यशोधर किसके अनुसार थे, किशनदा के अनुसार। किशनदा भी क्या थे, सिद्धांतों के धनी थे। तो उन्होंने, यदि यशोधर बाबू ने सिद्धांत बना लिया था कि उनको रोज मंदिर जाना है, प्रवचन सुनना है या भगवान में ध्यान लगाना है, ये इन्होंने अपना सिद्धांत बना लिया। अब चाहे बच्चे आलोचना करे, चाहे पत्नी आलोचना करे, वो उनकी बातों को अनसुना करते हैं और अपना काम जारी रखते हैं, क्योंकि किशनदा के अनुसार सिद्धांतों के धनी की निशानी यही है। क्या निशानी है, सिद्धांतों के धनी की किशनदा के अनुसार क्या निशानी है, बताओ जल्दी से। है क्या कोई निशानी? किसी की बिना सुने अपने काम को निरंतर करते रहना। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही बोला, ठीक है। किसी की भी ना सुनते हुए अपने काम को निरंतर भाव से करते रहना, जो कि सही हो,
बिरला मंदिर से उठकर यशोधर बाबू क्या करते थे, पहाड़गंज जाते हैं और फिर घर के लिए साग सब्जी खरीद लाते हैं। किसी से मिलना मिलाना हो तो वह भी इसी समय कर लेते हैं। तो भले ही दफ्तर 5 बजे छूटता हो, वो घर 8 बजे से पहले नहीं पहुंचते हैं। ठीक है, क्योंकि दफ्तर के बाद उनके क्या क्या काम थे, दफ्तर छूटने के बाद वो क्या क्या काम करते थे, बिल्कुल जाते थे, बच्चा सुनते थे, ध्यान लगाते थे, पहाड़गंज जाते थे और जो मिलना मिलाना किसी से वो भी कर लेते थे और साग सब्जी भी खरीद लाते थे। ठीक है, फिर वो घर पे मतलब 8 बजे से पहले कभी नहीं पहुंचते थे। आज बिरला मंदिर जाते समय, जब आज दफ्तर से छूटने के बाद यशोधर बाबू बिरला मंदिर जा रहे थे, तो उनकी निगाह उस अहाते पर पड़ी। अहाता मतलब स्थान, ठीक है, उस स्थान पर पड़ी जिसमें कभी किशन दा का 3 बेडरूम वाला क्वार्टर हुआ करता था और जिस पर इन दिनों एक 6 मंजिला इमारत बनाई जा रही है। जो किशन दा का 3 बेडरूम वाला क्वार्टर था, उसी जगह पर आज 6 मंजिला एक इमारत बनाई जा रही है। जाते जाते यशोधर बाबू की निगाह जो है उसी स्थान पर पड़ी। इधर से गुजरते हुए कभी के DIZ, ये एरिया का नाम है, एरिया की बदलती शक्ल देखकर यशोधर बाबू को बुरा सा लगता है। क्या हो रही है, नई पीढ़ी के लोग आ रहे हैं तो शक्लें क्या है, एरिया की जो उनका स्थान उसकी शक्लें बदल रही है, डेवलपमेंट वहां पर हो रहा है। ये लोग सारा गोल मार्केट क्षेत्र तोड़कर यहाँ एक मंजिला क्वार्टरों की जगह ऊंची इमारतें बना रहे हैं। इस स्थान पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर कभी ये गोल मार्केट हुआ करता था, जगह का नाम था गोल मार्केट, उस क्षेत्र को ये तोड़ रहे हैं और जहाँ पर पहले क्वार्टर बने हुए थे वहां पर क्या कर रहे हैं, ऊंची ऊंची इमारतें बना रहे हैं। यशोधर बाबू को पता नहीं कि वे लोग ठीक कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, लेकिन उनको ये जरूर पता है कि उनकी यादों के गोल मार्केट के ढहाए जाने का गम मनाने के लिए उनका इस क्षेत्र में डटे रहना निहायत जरूरी है। यहाँ से किशन दा क्या है, गोल मार्केट से किसी और जगह नहीं जाना चाहते, क्योंकि यहाँ से उनकी यादें जुड़ी हुई है, उनके किशन दा वो जुड़े हुए हैं। ठीक है ना, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो मतलब चाहे गोल मार्केट को ढहाया जाए, तोड़ा जाए, लेकिन वो इस क्षेत्र में डटे रहेंगे। आई बात समझ में, क्यों डटे रहेंगे, क्योंकि इस स्थान से उनकी यादें जुड़ी हुई है। फिर आगे कह रहे हैं कि उन्हें एड्रूजगंज, लक्ष्मीबाई नगर, पंडारा रोड आदि नई बस्तियों में पद की गरिमा के अनुरूप D2 टाइप क्वार्टर मिलने की अच्छी खबर कई बार आई है। ठीक है ना, ये जो सारे स्थान बताए हैं, यहाँ पर उनका जो पद है उसके अनुसार, उनका पद ऊंचा ही है, ठीक है ना, उसके अनुसार उनको अच्छे क्वार्टर मिलने की खबरें कई बार आई है कि आप यहाँ से वहाँ जाकर उस क्वार्टर में रहिए। लेकिन मगर हर बार उन्होंने क्या किया है, गोल मार्केट छोड़ने से इनकार कर दिया है। क्यों कर दिया है, क्यों कर दिया है, जब उनके पास नए क्वार्टर्स के यहाँ पर किशन दा से यादें जुड़ी हुई थी। हाँ, यहाँ पर उनकी किशन दा से यादें जुड़ी हुई है। ठीक है, इनकार कर दिया। जब उनका क्वार्टर टूटने का नंबर आया, वहां पर जितने भी क्वार्टर थे सब टूट रहे थे। जब उनके क्वार्टर टूटने का नंबर आया तो तब भी क्या किया उन्होंने, इसी क्षेत्र की इन बस्तियों में जो बचे हुए क्वार्टर थे उनमें से एक अपने नाम अलॉट करा लिया। ठीक है, फिर पत्नी के यह पूछने पर कि जब यह भी टूट जाएगा तब क्या करोगे, पत्नी ने बोला चलो अभी तो एक क्वार्टर दूसरे बचे हुए थे, आपने दूसरा ले लिया, लेकिन जब इनके भी टूटने का नंबर आ जाएगा तब आप क्या करोगे। उन्होंने क्या कहा, तब की तब देखी जाएगी, और कहा उसी तरह मुस्कुराए जिस तरह किशन दा यही फिक्रा कहकर मुस्कुरा देते थे। फिक्रा मतलब वाक्य। जब भी कोई ऐसी बात बोली जाती कि यदि ऐसा नहीं हुआ तो फिर क्या करोगे, या ऐसा हो गया तो फिर क्या करोगे, तो किशन दा भी क्या करते थे, ये बोलते थे तब की तब देखी जाएगी, अभी तो ये
कर लेते हैं। तो उसी प्रकार यशोधर ने भी क्या किया, पत्नी के पूछने पर कि जब ये क्वार्टर भी टूट जाएगा तब आप क्या करोगे, तो यशोधर ने क्या किया, तब की तब देखी जाएगी। ठीक है। सच तो यह है कि पिछले कई वर्षों से यशोधर बाबू का अपनी पत्नी और बच्चों से हर छोटी बड़ी बात में मतभेद होने लगा है। उनके विचार नहीं मिलते, इसलिए क्या होना, उनके विचारों में भेद होने लगा, मतभेद होने लगा, और इसी वजह से वह घर जल्दी लौटना उनको पसंद नहीं करते। यानी कि इसी कारण, क्योंकि बच्चों में और पत्नी में क्या हो रहा है, विचारों में मतभेद हो रहा है, इसी कारण वो जल्दी घर पे नहीं लौटना चाहते। जब तक बच्चे छोटे थे तब तक वो उनकी पढ़ाई लिखाई में मदद कर सकते थे। जब बच्चे छोटे होते हैं तब क्या करते हैं माँ बाप, उनकी पढ़ाई लिखाई में उनकी मदद कर देते हैं, जल्दी घर पहुँच जाते हैं अपना काम निपटा कर। ठीक है। या माँ क्या करती है, अपना सारा काम निपटा कर छोटे बच्चों को पढ़ाने में लग जाती है। जो नहीं आता वो पिताजी ऑफिस से आकर बता देते हैं। लेकिन अब क्या, उनके बच्चे बड़े हो गए हैं। ठीक है। पहले तो वो जल्दी आ जाते थे कि चलो बच्चे को काम करवा देंगे, लेकिन अब बच्चे बड़े हो गए हैं। तो क्या है, अब बड़ा लड़का जो है एक प्रमुख विज्ञापन संस्था में नौकरी उसको मिल गई है। यद्यपि समहाउ यशोधर बाबू को अपने साधारण पुत्र को असाधारण वेतन देने वाली यह नौकरी कुछ समझ में आती नहीं है। उनके अनुसार, यशोधर बाबू के अनुसार, जो उनके बड़े बेटे को विज्ञापन संस्था में एक अच्छी नौकरी मिल गई है। ठीक है। उनका बच्चा जो है बिल्कुल पढ़ाई में बिल्कुल साधारण सा था, लेकिन साधारण होने पर भी उसको सैलरी जो है, उसका जो वेतन है वो असाधारण मिल रहा है। कैसे मिल रहा है, क्यों मिल रहा है, ये बात यशोधर बाबू को आज तक समझ में नहीं आई है। ठीक है। फिर कह रहे हैं कि वो कहते हैं कि 1500 रुपया तो हमें अब रिटायरमेंट के पास पहुंचकर मिला है, कि 1500 रुपया तो मुझे अब मिलने लगा है जबकि मेरा रिटायरमेंट होने वाला है। इतने साल मैंने नौकरी कर ली है, तब जाके मुझे 1500 रुपया मिला है, और शुरू में ही 1500 रुपया देने वाली इस नौकरी में ज़रूर कुछ पेच होगा। और उनके बड़े लड़के को शुरुआत में 1500 रुपया मिल रहा है। ठीक है। तो इस नौकरी में ज़रूर कुछ ऐसा वैसा काम होगा। यशोधर जी का दूसरा बेटा दूसरी बार IAS देने की तैयारी कर रहा है, और यशोधर बाबू के लिए यह समझ सकना बिल्कुल असंभव है कि जब यह पिछले साल एलाइड सर्विसेज की सूची में माना काफ़ी नीचे आ गया था, तब इसने ज्वाइन करने से इनकार क्यों कर दिया। IAS की परीक्षा दे रहा है, पहली बार IAS नहीं बन सका, लेकिन जो एलाइड सर्विस है, गवर्नमेंट सर्विस है, इसकी सूची में इसका नाम आ गया था। ये था कि सबसे नीचे आया था, लेकिन उसको नौकरी मिल गई थी, लेकिन इसके बेटे ने उसको ज्वाइन करने से इनकार कर दिया था। क्यों कर दिया था, क्योंकि तनख्वाह इसमें भी अच्छी थी, ये भी एक अधिकारी की नौकरी थी, अच्छी थी। ठीक है। लेकिन फिर भी इनके बेटे ने इनकार कर दिया। क्यों कर दिया, ये इनकी समझ से बाहर है। ठीक है। पहले बेटे की बात हो गई, दूसरे बेटे की बात हो गई। उनका तीसरा बेटा स्कॉलरशिप लेकर अमेरिका चला गया है, और उनकी एकमात्र बेटी न केवल तमाम प्रस्तावित वर अस्वीकार करती चली जा रही है, बल्कि डॉक्टरी की उच्चतम शिक्षा के लिए स्वयं भी अमेरिका चले जाने की धमकी दे रही है। तीसरे बेटे ने तो क्या किया, उसको छात्रवृत्ति मिल गई और वो अमेरिका चला गया। उनकी बेटी है, 3 बेटे हैं, 1 बेटी है। ठीक है। एक बेटी क्या कर रही है, उसको जितने भी उसके लिए वर ढूंढते हैं, उसके लिए लड़का खोजते हैं शादी करने के लिए, वो सभी को अस्वीकार करती है और कहती है कि उसको डॉक्टरी की पढ़ाई करनी है, और डॉक्टरी की पढ़ाई करने के लिए उसको अमेरिका जाना है। ठीक है। जाने की वो धमकी भी दे रही है। यशोधर बाबू जहाँ बच्चों की इस तरक्की से खुश होते हैं, वहाँ समहाउ यह भी अनुभव करते हैं कि एक तरफ तरक्की से खुश भी होते हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो ये भी अनुभव करते हैं कि वह खुशहाली भी कैसी जो अपनों में परायापन पैदा करे। ठीक है। अपने बच्चों द्वारा गरीब रिश्तेदारों की उपेक्षा उन्हें समहाउ जचती नहीं है। एनीवे, जनरेशनों में गैप तो होता ही है, सुना है, ऐसा कहकर स्वयं को दिलासा देता है पिता। उसके जो बेटे हैं अच्छी नौकरी पा रहे हैं, अच्छी तनख्वाह उठा रहे हैं, लेकिन फिर भी एक तरफ वो खुशी भी महसूस करते हैं, दूसरी तरफ ये भी महसूस करते हैं, ये भी अनुभव करते हैं कि ऐसी नौकरी, ऐसी तरक्की किस काम की जो अपनों में पराया पैदा
परायापन पैदा कर दे, एक दूसरे को पराया कर दे। जैसे मान लो उसका बेटा अमेरिका चला गया है, दूसरी बेटी अमेरिका जाने की धमकी दे रही है, ठीक है ना, तो क्या हो रहा है, इनके अंदर क्या हो रहा है, गैप आ रहा है, ठीक है, बाहर चले जाने की बात कर रहे हैं। फिर वहां से वो कब आएंगे, कब मिलेंगे, इसका कोई अता पता नहीं होता है। जो भी, चाहे कोई भी हो, चाहे हम लोगों में से हो, चाहे से और कोई हो, जो भी विदेश चले जाते हैं, फिर उनका आना क्या होता है, साल में 1 बार 2 बार, फिर इतने बिजी कि वहीं पर फैमिली, वहीं पर सब कुछ उनका बस जाता है। जब माँ बाप मर जाते हैं तब भी नहीं आ पाते, कई लोग तो ऐसे होते हैं, ठीक है, तब भी नहीं आ पाते। तो उनको नौकरी के द्वारा तरक्की में जो परायापन पैदा करे, तरक्की जो अपनों में परायापन पैदा करे, ऐसी नौकरी उनको पसंद नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ वो ये कहकर स्वयं को दिलासा देते हैं कि जो जनरेशन होती है, जो पीढ़ियां होती है, उनमें गैप आता है। पुरानी पीढ़ी के लोग कैसे थे, नई पीढ़ी के लोग कैसे हैं, नई पीढ़ी के लोग कैसे हैं, एक दूसरे से ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करते हैं, ठीक है, वो अपने आप में ही बिजी रहना चाहते हैं, अपनी लाइफ को अपने अनुसार जीना चाहते हैं। पुरानी पीढ़ी के लोग क्या थे, घुल मिलकर रहते थे, परिवार में रहना उनको पसंद था, ठीक है, अपनी लाइफ वो अपने घर वालों के अनुसार जीते थे, उसमें खुशी भी होती थी, सब एक साथ रहते थे। जैसे पहले संयुक्त परिवार होते थे, आजकल सब क्या है, सिर्फ माँ बाप और बच्चे, बस ये उनकी फैमिली हो गई जिसमें बच्चा बिजी है। आजकल फिर ये और है, मतलब जो वाइफ है, माँ है, वो भी नौकरी करेगी, क्योंकि खर्चा इतना हो गया, महंगाई इतनी बढ़ गई कि आज की जनरेशन में ये पॉसिबल नहीं है कि घर बैठ के खा लिया जाए, एक कमाए और सब खाए, ये वाली बात तो अब रही नहीं है, ठीक है ना। तो नौकरी करना भी सबका ज़रूरी हो गया है। इससे क्या हो गया, लोगों में गैप आ गया। पहले जब हम लोगों से एक दूसरे से खुद बहुत अच्छे से बातें करते थे, टाइम निकालते थे बातें करने के लिए, अब टाइम हमारे पास नहीं है। उधर पिता बिजी, इधर माँ बिजी, उधर बच्चा बिजी, ठीक है। पूरे दिन में से 1 घंटा बात कर ली, आधा घंटा बात कर ली तो ठीक है, नहीं तो फिर वो भी नहीं की तो भी चलता है, ठीक है। क्योंकि आज के इंसान में पैसा सब कमा लेगा, खर्चे सारे कर लेगा, लेकिन सबसे जो कीमती चीज़ है, जो मूल्यवान वस्तु है, वो है समय, जो किसी के पास नहीं है। और वो पहले के लोग समय निकाल कर, मतलब निकालते भी थे, सारा काम करते थे। आज के लोगों में वैसी बात बिल्कुल भी नहीं है, चाहे वो बच्चे हों चाहे वो बड़े हों, ठीक है। तो ये चीज़ जो है यशोधर बाबू को मंजूर नहीं है। क्या चीज़ मंजूर नहीं है, क्या चीज़ मंजूर नहीं है यशोधर बाबू को? ऐसी नौकरी किस काम की जो अपनों में परायापन पैदा कर दे। हाँ बिल्कुल, ऐसी तरक्की, ऐसी नौकरी किस काम की जिससे अपने भी पराये हो जाए, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? ध्यान रखना, इसके यशोधर बाबू के 3 बेटे थे, 1 बेटी थी, तीनों के बारे में पूछा जाए तो आप क्या बताओगे? निबंधात्मक प्रश्न में प्रश्न आ सकता है, ठीक है ना। सबको याद हो गया ना, सबको पता चल गया ना कि क्या है, पहला बेटा क्या करता था, दूसरा क्या, तीसरा क्या और बेटी क्या, ठीक है, सबको पता चल गया ना। एक बार इसको पढ़ लेना तो और अच्छे से पता चल जाएगा, ठीक है। यद्यपि यशोधर बाबू की पत्नी अपने मूल संस्कारों से किसी भी तरह आधुनिक नहीं है। यशोधर बाबू की जो पत्नी है, उनके संस्कार उनको आधुनिक नहीं दिखाते हैं, ठीक है, वो आधुनिक नहीं है, वो भी पुरानी पीढ़ी की ही है। लेकिन फिर भी बच्चों की तरफदारी करने की मात्र सुलभ मजबूरी ने उन्हें भी मौड़ बना डाला है। लेकिन माँ की आदत क्या होती है, बच्चों की तरफदारी करना। यदि पिता किसी बात पर बच्चों को डांटे तो माँ जाकर क्या करती है, उसकी तरफदारी करती है, उसका पक्ष लेती है, ताकि पिता की डांट से उसको बचाया जा सके। इसी तरह उनकी माँ जो है क्या करती थी, अपने बच्चों की तरफदारी करती थी, ठीक है। इसलिए ये क्या है, मात्र सुलभ मजबूरी है, ये ममता की मजबूरी है। इस मजबूरी ने थोड़ा बहुत उनको भी मॉडल बना दिया है, ठीक है। कुछ यह भी है कि जिस समय उनकी शादी हुई थी, यशोधर बाबू के साथ गांव से आए ताऊजी और उनके 2 विवाहित बेटे भी रहा करते थे। इस संयुक्त परिवार में पीछे ही पीछे बहुओं में गजब के तनाव थे, लेकिन ताऊजी के डर से कोई कुछ कह नहीं पाता था। यशोधर बाबू की पत्नी को शिकायत है कि संयुक्त परिवार वाले उस दौर में पति ने, यशोधर बाबू की पत्नी को क्या शिकायत है कि संयुक्त परिवार वाले उस दौर में पति ने हमारा पक्ष कभी नहीं लिया, बस जिठानियों की चलने दी। उनका यह भी कहना है कि मुझे आचार व्यवहार के ऐसे बंधनों में रखा
गया मानो मैं जवान औरत नहीं बुढ़िया थी। ठीक है, एक तो क्या है कि बच्चों की तरफदारी ने उनको मौड़ बनाया। दूसरा कारण यहाँ पर क्या दे रहे हैं कि जब उनकी शादी हुई थी और गांव से जब वो ताऊ जी के साथ आई थी, मतलब ताऊ जी और उनके 2 बेटे भी रहा करते थे। ठीक है, तो क्या हुआ था, संयुक्त परिवार था, 3 बहुएं थी, एक यशोधर बाबू की पत्नी खुद हो गई और 2 उनके बेटों की, ताऊ जी के बेटों की बहुएं। इनमें क्या था, बहुत ज्यादा तनाव आपस में चलता रहता था और जब भी बात होती थी, झगड़ा जब सामने आता था तो यशोधर बाबू क्या करते थे, अपनी पत्नी का पक्ष ना लेकर जो उनकी भाभियां थी, जिठानियां थी इनकी, उनका पक्ष लेते थे। ठीक है, और उस समय उनको ऐसे नियम कायदों में, ऐसे आचार व्यवहार के बंधनों में बांध रखा था जैसे कोई वो जवान स्त्री ना होकर कोई बूढ़ी औरत है। ठीक है, तो जितने भी नियम इनकी उनकी बुढ़िया ताई के लिए थी, ताऊ जी की पत्नी जो थी ताई, उनके लिए थे, वे सारे के सारे नियम यशोधर बाबू की पत्नी पर भी लागू करवा दिए। ठीक है, ऐसा कहती है घरवाली बच्चों से, बच्चे उसे सहानुभूति व्यक्त करते हैं। फिर वह यशोधर जी से उन्मुख होकर कहती है, तो ये जो मतलब कि सारी बातें जो है उनकी पत्नी अपने बच्चों से कहती है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ था। ठीक है, बच्चे उससे सहानुभूति व्यक्त करते हैं कि हाँ माँ आपके साथ बहुत गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, पिताजी को बोलना चाहिए था, इस तरीके से कह के बातें करके उससे सहानुभूति प्रकट करते हैं। फिर वो यशोधर जी से सामने की ओर होकर बोलती है कि तुम्हारी बाबा आदम के जमाने की बातें, तुम्हारे जो बहुत प्राचीन काल की बातें हैं, मेरे बच्चे नहीं मानते, तो इसमें उनका कोई कसूर नहीं है। तुम्हारे नियम कायदे तो क्या है, बहुत पुराने हैं, जो कि अब बेकार हो गए हैं, उन पुराने नियमों को मेरे बच्चे नहीं मानते, तो इस बात में मेरे बच्चों की कोई गलती नहीं है। ठीक है, और मैं भी इन बातों को उसी हद तक मानूंगी। वो कह रही है कि मैं भी आपकी बातों को उस सीमा तक, उस हद तक मानूंगी जिस हद तक सुविधा हो, जिस हद तक मैं उनको कर सकूं, आसानी से उन चीजों को मैं सहन कर सकूं या वो काम मैं कर सकूं। अब मेरे कहने से वह सब ढोंग ढकोसला हो नहीं सकता, साफ बात है। ठीक है, अब जो है मैं जो है मतलब आपकी तरह ये सब दिखावा नहीं कर सकती हूँ, ये ढोंग जो है, पाखंडीपन है, दिखावा है, ये मुझसे नहीं होगा। मैं जैसी हूँ वैसी हूँ और मेरे बच्चे जिस नियम को मानेंगे वही नियम मैं भी मानूंगी। आपकी भी बात मैं उस हद तक मानूंगी जब तक कि मेरे से वो हो सके, उस काम को मैं कर सकूं। जबरदस्ती का बनावटीपन, दिखावटीपन मुझे नहीं आता और ना ही मैं करूंगी। ये साफ साफ सुन लो। ये बात हो गई किसकी, यशोधर बाबू की पत्नी की। आगे बात समझ में सबके ये वाली, ठीक है, चलो आगे। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को, कोई दिक्कत नहीं है ना, चलिए ठीक है। धर्म कर्म कुल परंपरा, सबको ढोंग ढकोसला कहकर घर वाली आधुनिकाओं सा आचरण करती है। तो यशोधर बाबू शानियल बुढ़िया, चटाई का लहंगा या बूढ़ी मुंह मुहासे, लोग करे तमाशे कहकर उसके विद्रोह को मजाक में उड़ा देना चाहते हैं। ठीक है, क्या कह रही है ये कि जो हमारे धर्म कर्म है, जो हमारे कुल की परंपराएं हैं, उन सबको जो उनकी घरवाली है, उनकी पत्नी क्या कहती है, ढोंग ढकोसला कहती है। ठीक है, और आधुनिकाओं से, जो आज की आधुनिक युवतियां हैं, उनकी तरह से अपना आचरण करती है। तो यशोधर बाबू उसको क्या कहते हैं, शानियल बुढ़िया, मतलब बूढ़ी घोड़ी लाल लगाऊं। ठीक है, चटाई का लहंगा, जो चटाई का लहंगा क्या है, असंभव बात, उस चटाई के लहंगे को नहीं पहना जा सकता। ठीक है, कि तुम वो काम कर रही हो जो तुम्हारे लिए संभव नहीं है। बूढ़ी मुंह मुहासे, बूढ़ी हो गई हो लेकिन जवानी इतनी छाई हुई है कि मुहासे तुम्हारे फेस पर आ रहे। मुहासे कब आते हैं, टीन एज में। ठीक है ना, अब तो कभी भी आ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो क्या करते हैं, ऐसी बातें कहकर, ऐसी मजाक वाली बातें कहकर जो वो विद्रोह करती, उनका मजाक उड़ा देते। ठीक है, अनदेखा कर देना चाहते हैं, लेकिन यह स्वीकार करने को बाध्य भी हो जाते हैं कि तमाशा स्वयं उनका बन
रहा है। उन सब चीज़ों को अनदेखा करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी उनको ये भी स्वीकार करना पड़ता है कि यदि मैं ज़्यादा इसकी बात को अनदेखा करूँगा, इसके विद्रोह जो कर रहा है उसके ऊपर ध्यान नहीं दूंगा, तो क्या होगा, तमाशा मेरा ही बनेगा। ठीक है। जिस जगह किशनदा का क्वार्टर था उसके सामने खड़े होकर एक गहरी सांस छोड़ते हुए यशोधर जी ने अपने से पूछा कि क्या यह बेटर नहीं रहता कि किशनदा की तरह घर गृहस्थी का बवाल ही न पाला होता और लाइफ कम्युनिटी के लिए डेडिकेट कर दी होती। जिस जगह किशनदा का क्वार्टर था उसके सामने खड़े होकर यशोधर सोच रहे हैं, गहरी सांस छोड़ रहे हैं, कह रहे हैं कि क्या मेरे लिए अच्छा नहीं होता, मैं भी किशनदा की तरह क्या रहता, कंवारा ही रहता। ठीक है, घर गृहस्थी के चक्कर में पड़ता ही ना और अपने जीवन को कम्युनिटी मतलब समाज के लिए समर्पित, डेडिकेट मतलब समर्पित कर देता। उनके मन में ये विचार आ रहा है कि घर गृहस्थी में कितने जोखिम उठाने पड़ते हैं, सबके आचरण अलग, सबके व्यवहार अलग, सबकी सोच अलग, सबको साथ लेकर गृहस्थी निभानी पड़ती है। ठीक है, जो कि बहुत कठिन होती है। फिर उनका ध्यान इस ओर गया कि बाल जति किशनदा का बुढ़ापा सुखी नहीं रहा, लेकिन अचानक से उनको ये बात ध्यान आई, बाल जति मतलब बाल ब्रह्मचारी, ठीक है, जिनकी बचपन से ही कुछ भी ऐसा नहीं था, शादी नहीं हुई थी, बाल ब्रह्मचारी किशनदा का जो बुढ़ापा था वो सुखी नहीं रहा था, वो सुख से नहीं बीता था। उसके तमाम साथियों ने हौज खास, ग्रीन पार्क, कैलाश, कहीं ना कहीं जमीन ली, ठीक है, मकान बनवाया, लेकिन उसने कभी इस ओर ध्यान ही नहीं दिया। किसने ध्यान नहीं दिया? किशनदा ने ध्यान नहीं दिया। रिटायर होने के 6 महीने बाद जब उसे क्वार्टर खाली करना पड़ा, जब वो रिटायर हो गए थे, क्वार्टर उनका रिटायरमेंट तक ही था, गवर्नमेंट कब तक देती है क्वार्टर, जब तक कि वो नौकरी करता है, ठीक है, तो उनको क्वार्टर खाली पड़ा, तब तो हद ही हो गई। उसके द्वारा उपकृत, उन्होंने इतने लोगों पर उपकार किया, इतने लोगों का भला किया, उन सारे लोगों में से एक ने भी उन्हें अपने यहाँ रखने की पेशकश नहीं की। किसी ने भी ये नहीं कहा कि आपका क्वार्टर खाली हो रहा है तो आप मेरे घर आकर रहिए, ठीक है। स्वयं यशोधर बाबू उसके सामने ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं रख पाए और यशोधर बाबू भी उनके सामने ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं रख पाए कि आप मेरे घर में आकर रहो। क्यों नहीं रख पाए थे यशोधर बाबू? क्योंकि उस समय तक उनकी शादी हो चुकी थी और उनके 2 कमरों के क्वार्टर में कितने कमरे थे उनके? 2 कमरे। उन 2 कमरों में 3 परिवार रहा करते थे, ठीक है। 2 कमरों में 3 परिवारों का रहना बहुत ही मुश्किल बात थी। फिर चौथे वो किशनदा को भी ले आते तो एडजस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता। किशनदा कुछ साल राजेंद्र नगर में किराए का क्वार्टर लेकर रहा और फिर अपने गांव लौट गया, जहां साल भर बाद उसकी मृत्यु हो गई। ज्यादा पेंशन खा नहीं सका बेचारा, मतलब उसने सरकार की सिर्फ साल भर ही पेंशन खाई, ज्यादा पेंशन भी नहीं खा सका, मतलब जल्दी मर गया। और विचित्र बात यह है कि उसे कोई भी बीमारी नहीं हुई, उसको कोई बीमारी भी नहीं हुई, बस रिटायर होने के बाद मुरझाता सूखता ही चला गया। जब उसके एक बिरादर से मृत्यु का कारण पूछा तब उसने यशोधर बाबू को यही जवाब दिया, जो हुआ होगा, यानी पता नहीं क्या हुआ। जब उनकी बिरादरी का एक कोई व्यक्ति उनको मिला यशोधर बाबू का, उनसे पूछा कि किशनदा की मृत्यु कैसे हो गई, तो उसने क्या कहा कि कुछ पता नहीं, कुछ तो हुआ ही होगा, क्या हुआ ये नहीं पता, ठीक है। बात भी कह दी उसको, ये भी कह दिया कि कुछ तो हुआ होगा और फिर ये भी कह दिया कि कुछ पता नहीं। तो उनके साथ क्या हुआ ये किसी को नहीं पता, क्योंकि वो अकेले रहे। तो क्या हुआ, एक तरफ तो उनके मन में क्या ख्याल आया कि घर गृहस्थी का बवाल ही ना पालते, लेकिन दूसरी तरफ अचानक से क्या ख्याल आ गया कि जो किशनदा थे वो भी उनके घर गृहस्थी नहीं थी, तो जो उनका बुढ़ापा था वो सुख से नहीं बीता, मतलब वो इधर उधर उनको दर दर की ठोकरें खानी पड़ी, उनको रखने वाला कोई नहीं था। ऐसे लोग भी जिनका उन्होंने बहुत भला किया, वो लोग भी उनको रखने से मना उन्होंने कर दिया, ठीक है। बाकी का अपन कल पढ़ेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? चलिए कल आप स्कूल आ ही रहे हैं, ठीक है, कल हम पढ़ेंगे साथ में। ओके, बाय सबको। बाय मैम।